अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक न्यूज़ रूम। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि चीफ जस्टिस साहब नैब पर खासे बरहम आज दिखाई दिए और वो ये कहते हैं कि एक दरख्वास्त आती है और नैब वाले लोगों की पगड़ियाँ उछालना शुरू कर देते हैं। क्या नैब के अलावा सभी चोर हैं? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि नैब लाहौर में एक बीबी बैठी हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करके अपने काम करवा रही हैं। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नैब की अदालत पेशी से इस्तिस्ना खत्म करते हुए चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर नैब को चैम्बर में तलब कर लिया और चैम्बर में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन सीडीए, मेंबर स्टेट सीडीए खुशहाल खान और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हुए और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने मौकिफ अपनाया कि सीडीए को जमीन की फराहमी से हमने कभी नहीं रोका और नैब अंदरूनी तौर पर मामले की तहकीकात कर रहा है। क्या मामला था, इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट में विफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों की हालत जार से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने इस्तिफसार किया कि बहरीन हुकूमत ने अस्पताल की तामीर के लिए 10 अरब रुपए का तोहफा दिया था। इस अस्पताल की तामीर से मुतल्लिक क्या हुआ? विफाकी सेक्रेटरी सेहत ने अदालत को बताया कि अस्पताल की तामीर से मुतल्लिक कोई पेशरफ नहीं हुई। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सीडीए से जो कहा था 15 दिनों में जमीन का फैसला करें। अस्पताल के लिए जमीन तो सीडीए ने देना थी। सेक्रेटरी हेल्थ ने बताया कि तरलई में 200 बेड का अस्पताल बना था। सीडीए के वकील ने बताया कि जमीन हासिल करने के मामले की नेब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक दरख्वास्त आती है, नेब वाले लोगों की पगड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि क्या नेब के अलावा सारे चोर हैं? लाहौर में नेब की एक बीबी बेटी है जो लोगों को ब्लैकमेल करती है, अपना काम करा रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन नेब को तो अदालत में पेश होने से इस्तिस्ना करार दिया था, अब ये इस्तिस्ना खत्म कर रहे हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और प्रोसिक्यूटर नैब चैम्बर में पेश हों। तो चीफ जस्टिस ने मामले पर इबाहम पैदा करने पर मेंबर स्टेट खुशहाल खान की सरजनिश भी की और उनकी खुशहाल खान की तब्दीली के लिए वजीर आजम को खत लिखने की हिदायत भी जारी कर दी है। जबकि चीफ जस्टिस ने सीडीए को आज ही बोर्ड मीटिंग करने का फैसला किया है और ये कहा गया है कि फौरी तौर पर बोर्ड मीटिंग की जाए और इसका हल निकाला जाए कि इस्लामाबाद में जिस अस्पतालों की हालत जार है उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही। चीफ जस्टिस की तलबी पर चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट आए, जहाँ उनकी चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में आज मुलाकात हुई और इस्लामाबाद में अस्पतालों की हालत जार से मुताल्लिक केस में मजीद जो पेशरफ्त हुई उसके हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आज चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर्स को बुलाया और चेयरमैन नैब को बुलाया और उन्होंने कहा कि नैब वाले लोगों की पगड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं और क्या नैब के अलावा सभी चोर हैं। इस्लामाबाद में जो अस्पतालों की हालत जार है उससे मुताल्लिक क्या हुआ? सीडीए ने अस्पतालों के लिए जमीन देनी थी, उसका क्या हुआ? बहरीन ने जो पैसा दिया था उससे अस्पताल बनाने थे, तो उस पर आज सवाल जवाब हुए जिस पर चीफ जस्टिस साहब खासे बरहम दिखाई दिए। उन्होंने ये भी कहा कि नैब लाहौर में एक बीबी बैठी हुई है जो कि लोगों को ब्लैकमेल करती हैं और वो अपने काम करवा रही हैं, जिस पर चेयरमैन नैब ने अदालत में पेश हुआ और जो उनका पहले इस्तिस्ना था उसे भी खत्म किया गया और उसके बाद उन्होंने इस पर उनको क्लैरिफिकेशन भी आज दी गई है चेयरमैन नैब की जानिब से भी और प्रोसिक्यूटर नैब की जानिब से भी। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद भट्टी, बताइएगा, इस्लामाबाद में अस्पतालों की हालत जार से मुताल्लिक आज इस केस की समाअत हुई, नैब की खासी सरजनिश हुई, बहरीन से जो पैसा आना था उसका भी मामला था, बताइएगा मजीद तफसील। जी बिल्कुल रमशा, ये जो इस वफाकी दारुल हुकूमत में नए अस्पतालों की तामीर का मामला था, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और आज दौरान समाअत चेयरमैन सीडीए भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और आज जब अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि जो बहरीन की जानिब से जो 20 अरब रुपए जो हॉस्पिटल की तामीर के लिए जो रकम आई थी उसका क्या बना, क्या अस्पताल तामीर हुआ या नहीं, जिस पर चेयरमैन सीडीए ने अदालत को बताया कि वो जो जमीन एक्वायर की गई थी उसका मामला नैब के पास पेंडिंग था, इसी वजह से अस्पताल की तामीर में कुछ पेशरफ नहीं हो सकी। चेयरमैन सीडीए के इस जवाब पर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इशारे बरहमी किया और उनका ये कहना था कि एक दोस्त मुल्क है उसकी जानिब से इतनी बड़ी खतीर रकम दी गई तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल बनना चाहिए था। ये नैब क्या कर रहा है? नैब में तो कोई एक आम दरखास्त भी चली जाए तो लोगों की पगड़ियां चलना शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि इस मामले में पेशरफ्त होनी चाहिए थी। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्योंकि चेयरमैन नैब जो है हम उनको अपने चैम्बर में बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस ने फिर चेयरमैन नैब के अपने चैम्बर में तलबी का भी हुक्म दिया और साथ ही जो सीडीए के जो चेयरमैन है उनको भी और जो प्रोसिक्यूटर नैब उनको भी कहा कि वो चैम्बर में पेश हों। आज बाद फिर चीफ जस्टिस के
चैम्बर में इस केस की समाअत हुई और उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी पेश हुए, चेयरमैन सीडीए भी पेश हुए और मेंबर स्टेट खुशहाल खान जो सीडीए के हैं वो भी पेश हुए। अच्छा, ये भी बताइएगा अमजद भट्टी, ये जो जमीन का मामला है ये क्या है? सीडीए ने जमीन अलॉट करना थी और फिर आप ये बता रहे हैं कि जो जमीन का मामला है वो नैब में मौजूद है। ये क्या मामला है ओवरऑल? ये कहाँ जमीन थी और इस पर क्या कंट्रोवर्सी है अमजद? इसमें जो चैम्बर में जो बाद अज़ां समाअत हुई है आज शाम को तकरीबन 3 बजे, उसमें ये सारा मामला खुल के सामने आ गया है कि सीडीए ने हॉस्पिटल की तमीर के लिए जमीन फराम करनी थी। सीडीए की जानिब से तो ये जवाब पेश किया गया कि नैब में की तरफ से रुकावट है, लेकिन आज जिस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल नैब चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश हुए, वहां पर समाअत हुई, तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने तो वहां पर सीडीए की जो बयान था उसकी मुकम्मल तरदीद की और इस चेयरमैन सीडीए का जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है उन्होंने कहा कि नैब ने तो इस मामले में कभी कोई मुदाखलत ही नहीं की और ना ही कभी सीडीए को अस्पताल की तमीर से मुतालिक जो जमीन की फरामी से रोका है, बल्कि ये एक मामला था जिसकी इंटरनल महकमाना को कार्रवाई हो रही थी, लेकिन नैब की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सीडीए को स्कूल की फरामी के लिए जमीन जो है उसकी फरामी से कभी नहीं रोका गया। अब नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आने पर चीफ जस्टिस ने फिर सीडीए हुकाम के साथ सरजनिश उन्हें की इजारे से भरने का भी तो सीडीए हुकाम की भी आज सरजनिश हुई, नैब की भी सरजनिश हुई। अमजद भट्टी साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक्स प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब। राजा आमिर अब्बास साहब, आज आपने भी देखा होगा चीफ जस्टिस साहब के उन्होंने खासी बरहमी का इजहार किया है नैब के ऊपर भी कि जो अस्पतालों का मामला था एक तो उसको जल्दी निपटाते और फिर आज चेयरमैन नैब को भी बुलाया, प्रोसिक्यूटर नैब को भी बुलाया चैम्बर में और सीडीए के रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया है। आखिर ये मामला क्या है अस्पताल की तामीर का? क्यों इस पर इतनी नेग्लिजेंस कर रहा है नैब? देखिए, ये उसी तसलसल का हिस्सा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी 1-2 मरतबा अपनी इस पे रिजर्वेशन जाहिर किए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो चेयरमैन नैब को उन्होंने उस वक्त भी शायद बुलाया था और पूछा गया था कि ये नैब की जो आनी जानी तो नजर आती हैं, लेकिन नैब राजा आमिर अब्बास साहब से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अमजद भट्टी, ये बताइएगा कि ये जो ज़मीन का मामला है इस पर आज चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म भी दिया है कि नैब जो है वो कल तक ज़मीन अलॉट करे वरना चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। नहीं, देखें रिमशा, अब ये सारा मामला ये आज सुबह की कार्रवाई थी, उसके बाद जो शाम को 3:30 बजे जो चीफ जस्टिस के चैम्बर में इस मामले की दोबारा समाअत हुई है उसमें अब ये सारा मामला क्लियर हो गया है। नैब की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि उन्होंने जमीन की फरामी से मुतालिक सीडीए को कभी भी नहीं रोका। अब जब नैब प्रोसिक्यूटर जनरल से बात सामने आई तो चीफ जस्टिस ने सीडीए हुकाम को कहा तो फिर आप जमीन फौरी तौर पर मुंतकिल करें हॉस्पिटल के लिए। तो सीडीए के चेयरमैन ने कहा कि इसके लिए एक प्रोसेस होता है, बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें मंजूरी दी जाती है, जिस पर चीफ तो यानी अमजद भट्टी मामला फिर कुछ यूं हुआ कि सीडीए हुकाम नैब पर डाल रहे थे जबकि नैब की जिम्मेदारी नहीं थी, जमीन सीडीए वालों ने देनी थी और अभी फाइनल भी यही हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है और इस हवाले से तो अब तो चीफ जस्टिस ने सीडीए को कहा है कि आप आज ही बोर्ड की मीटिंग करें, आज ही जमीन की फरामी की मंजूरी दें और आज ही सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश करें। ठीक है, ये भी बताइएगा कि अमजद भट्टी जो नैब की कारकर्दगी के हवाले से आज चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, उस पर नैब ने जो चेयरमैन नैब है उनका क्या मौक़िफ़ था चीफ जस्टिस से जब उनकी मुलाकात हुई? देखें, क्योंकि जो आज जो चेयरमैन नैब थे वो इन चैम्बर हेयरिंग में तो वो आज नहीं आए, उनकी नुमाइंदगी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने की है और उसके बाद जो मुतलका जो सीडीए के चेयरमैन थे मेंबर स्टेट खुशहाल खान थे और जब इस केस की समाअत खत्म हुई तो उसके बाद के चैम्बर में चेयरमैन नैब की जो है वो चेयरमैन नैब ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है और इसमें यकीनी तौर पर हमारे ज़राए के मुताबिक यही मामला जो हैं जिनकी नैब की मुदाखलत की वजह से बहुत सारे इस तरह के मामला, जैसे अब हॉस्पिटल की जो जमीन थी उसकी मुंतकली का मामला था, दीगर और कोई ऐसे मामला थे वो यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस जो है और उन्होंने चेयरमैन नैब से ये मामला जो है वो डिस्कस किए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी बारहा ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं नैब की परफॉर्मेंस के हवाले से। चीफ जस्टिस ने बारहा ये कहा है कि क्यों हर मामले में लोगों की जो पगड़ियां उछाली जाती हैं, मामूली सी एक एप्लीकेशन भी आ जाती है और जिसमें फिर एक जो मौजूद शख्स होता है उसके साथ फिर नरमा सलूक किया जाता है, उसका मीडिया ट्रायल किया जाता है। तो यकीनी तौर पर जो अब नैब में इस तरह की जो मामला जो निचली सतह पे जो ऐसे मामला हैं, यकीनी तौर पर आज चीफ जस्टिस ने उन मामला को चेयरमैन नैब के साथ डिस्कस किया होगा। ठीक है अमजद, साथ ही मौजूद रहेगा आरिफ चौधरी साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। अस्पतालों की हालत ज़ार से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। अभी जो मामला है वो यहाँ तक पहुँच गया कि चीफ जस्टिस साहब ये बात कह रहे हैं कि नैब में दरख्वास्तें आती हैं और फिर इंक्वायरी शुरू करके सिस्टम को रोक दिया जाता है और उसको प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है।
फिर अस्पतालों की हालत जार से मुतालिक भी, और फिर जो हॉस्पिटल नहीं बना। आप क्या समझते हैं कि वाकई सारा प्रोसेस नैब की वजह से प्रोलॉन्ग हो रहा है इसमें, जो अभी तक हम देख रहे हैं कि काम शुरू नहीं हो सका? नहीं, हर जगह नैब भी तो नहीं है। मसला ये है कि नैब बाहर से तो एक फैक्टर है जिसे उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है, क्योंकि नैब से मुतालिक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, खासतौर पे ये जो बहुत सारी इंक्वायरीज शुरू कर देते हैं एक ही वक्त में, और बहुत सारे सुराख यानी खोल देते हैं, और फिर उसके बाद यानी हर तरफ से हाइप भी क्रिएट होती है, प्रोपेगेंडा भी होता है, और तनकीद भी आती है। अल्टीमेटली निकलता कुछ नहीं है। ये वो चीजें हैं। और खासतौर पे जिस तरह इनके आईओज ने जाके बयानात दिए हैं, अदालतों में देते हैं बयानात, और जिस तरह लोगों को फेवर करते हैं, और जिस तरह चीजें यानी कल्मिनेट तो होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होता। ये वो चीज है जो चीफ जस्टिस साहब को या अदालत उस्मा को बाकायदा यानी ऐसी चीज बॉदर कर रही है, और उसकी इसी वजह से उन्होंने ऑलरेडी भी उन्हें कहा था कि आपकी सिर्फ आनिया जानिया जो है उससे हमें इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान को आपसे ये तवक्को है कि आप ये मेगा स्कैम जो है इनकी बाकायदा तहकीकात प्रॉपरली करके, और उसके बाद इसे यानी सजाएं दिलवाएं और प्रोसिक्यूट करें प्रॉपरली केसेस को। यानी इस तरह नहीं है कि चीजें जो है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक रहे और लगे ये कि पता नहीं क्या कियामत आ रही है और हो कुछ भी नहीं रहा। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त नैब जो है वो हर तरफ से तनकीद की जद में है। कोई थोड़ा सा हाथ उस पर नरम भी रखना चाहिए, इसलिए कि इससे पहले तो नैब बिल्कुल एक्टिव था नहीं। जब नैब एक्टिव हुआ है तो उसके बाद फिर जाहिर है कि जो हर तरफ से शिकायत, एक चीज जरूर है कि वो जो पार्लियामेंट का काम है और गवर्नमेंट का काम है वो ये है कि इसको 3 हिस्सों में अलग-अलग कर दिया जाए। जिस तरह ऑलरेडी केसेस जो थे नैब के पास आने से पहले एंटी करप्शन सूबाई सतह पे थी, और फेडरल सतह पे FIA का इदारा है, और मरकजी सतह पे यानी ऐसे केसेस जो वाइट कॉलर क्राइम हाई पेडेस्टल के केसेस है, हाई प्रोफाइल के केसेस है, जिसमें बड़े बड़े सियासतदान और यानी इन्वॉल्व है, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, उन्हें वो नैब रखे। हर छोटी मोटी एप्लीकेशन अगर नैब इंटरटेन करेगी तो उससे फिर ये होगा कि शिकायत तो बढ़ेगी नैब के खिलाफ कि ये इदारों के मामलात में मुदाखलत कर रही है, लेकिन उससे कोई पॉजिटिव फायदा नहीं होगा, नतीजे नहीं कोई निकलेंगे करप्शन को खत्म करने के हक में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, और उनका यही कहना था कि दीगर इदारे भी मौजूद हैं, उनको भी अपना काम कर देना चाहिए, और जो नैब इस वक्त केसेस को देख रहा है उनको भी जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की जाए ताकि जो मामलात हैं वो तवील ना हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सर्दी में भी अब लोड शेडिंग हो रही है, और तीसरे रोज भी मुल्क में बिजली की सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया है, और तलब 11,500 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 5000 मेगावाट रह गई है, जिस पर आवाम खासे परेशान हैं। रिपोर्ट तैयार की, आइए देखें। मुल्क में बिजली की तलब 11,000 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि बिजली की पैदावार सिर्फ 5,500 मेगावाट है। शदीद सर्दी और धुंध ने NTDC की कारकर्दगी का भी पोल खोल दिया है। जराये के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन की खराबी की वजह से हवेली बहादुर शाह समेत दीगर पावर प्लांट शदीद मुतासिर हुए हैं, जबकि धुंध के बायस ट्रिप होने वाले मुतादिद यूनिट्स भी ताहाल बंद हैं। पन बिजली की पैदावार भी कम तरीन सतह पर पहुँच गई है। पानी से इस वक्त सिर्फ 1500 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। मंगला और तरबेला के मुताद्दद यूनिट्स भी ताहाल बहाल न होने की वजह से शहरी इलाकों में 12 और देही इलाकों में लोड शेडिंग 16 घंटे से भी तजावज कर गई है। और ये सूरत हाल मजीद अबतर और ख़राब है लाहौर में, जिसके पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, और बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मिर्जा रमजान बेग हमें रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में डाल दिया है। बिजली का बुहरान शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। लेस्को की नाकस हिकमत अमली के बायस शहरी इलाकों में 16 घंटे मुसलसल बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि बिजली 1 घंटा आती है और 1 घंटा जाती है। घंटे घंटे बाद कोई पता नहीं होता किस टाइम जाती है किस टाइम आती है। कभी कभी तो 1-1 2-2 घंटे गुजर जाते हैं। बंदे सारा दिन फारिग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं,
तो गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि बत्ती का निज़ाम ठीक करो। बिजली तकरीबन 5-10 मिनट आती है, 2 घंटे गायब हो जाती है लाइट। कल भी इसी तरीके से, तो आज सुबह से भी वही ड्रामा है। बिजली न होने के बायस शहरियों का मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों को भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली के शॉर्टफॉल को फौरी बहाल किया जाए। कैमरामैन रेहान शेख के साथ मिर्जा रमजान बेग, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। तो ताहिर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। ताहिर इमरान, बताइएगा मामला क्या है, क्योंकि पिछले दिनों यही बात हो रही थी कि धुंध की वजह से मुतादिद ट्रांसमिशन लाइन है जो कि ट्रिप कर गई हैं, उन पर काम जारी है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास ताहिर? जी बिल्कुल, जो लेस्को हुकाम है और उसके साथ साथ जो वापडा हुकाम है, उनकी जानब से तो यही कहा जा रहा है कि जो ग्रिड स्टेशन थे, जो पावर स्टेशन थे, वो ट्रिप कर गए थे। उनकी जो तकनीकी जो मामला थे उनको दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन उनके साथ साथ वो ये भी दावे किए जा रहे हैं कि लाहौर शहर में किसी भी मकाम पर जो लोड शेडिंग है वो नहीं की जा रही। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है और लाहौर में तकरीबन 12 से 13 घंटे की जो बिजली की जो गैर इलानी लोड शेडिंग है वो की जा रही है। और इसके साथ साथ जो नवाही इलाके, जो देही इलाके हैं, वहाँ पर 16 से 18 घंटे की जो बिजली की लोड शेडिंग है वो की जा रही है और लोग बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार हैं। लोगों का कहना है कि नया साल भी आ गया, लेकिन जो मसले मसाइल हैं वो पुराने हैं और अगर सर्दियों में ये हाल है तो फिर गर्मियों में क्या हाल होगा। जो वापडा है उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि दरियाओं में पानी की कमी है और इसके साथ साथ जो जितना भी ये जो मलबा है ये मौसम की सूरत हाल पर डाल देते हैं और धुंध पे डाल देते हैं। और यही कहा जाता है कि तरबेला और मंगला के तकरीबन 22 से जो 25 जो पावर यूनिट थे वो बंद होने की वजह से ये तमाम सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन इसको वो दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तरह की अभी तक सूरत हाल सामने नहीं आ रही, क्योंकि बिजली की जो सूरत हाल है वो अभी तक जूं की तूं है और लोग अजियत का शिकार हो रहे हैं। और लोगों का यही कहना है कि अगर हुकूमत ये काम नहीं कर सकती तो फिर अगर सर्दियों में ये दुरुस्त नहीं कर सकती तो गर्मियों में क्या हाल होगा। ताहम लेस्को की जानब से बार बार यही दावा किया जा रहा है कि लाहौर में किसी भी मकाम पर लोड शेडिंग नहीं की जा रही, लेकिन इसके बरक्स तमाम के तमाम मामलात हैं और लोग अजियत का शिकार हैं और वो इसी का यही शिकवा कनान है। और उनका यही कहना है कि बिजली फौरी तौर पर मुहैया की जाए और लोगों की जो शिकायत हैं उनका अजाला किया जाए। जी ठीक, तो ताहिर इमरान ये भी बताइएगा कितनी ट्रांसमिशन लाइन हैं जो कि ट्रिप कर चुकी हैं, जिसकी वजह से जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो बढ़ता जा रहा है, और कब तक इन पर काम मुकम्मल होगा? क्या अपडेट्स इस वक्त आ रही हैं आपके पास दारों की जानिब से? जो वापडा के जो हुकाम है उनका कहना है कि अभी सिर्फ मौसम की वजह से इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि जो डिमांड है वो उसमें भी इजाफा हो चुका है। अभी सिर्फ जो मुल्क की जो मजमूई पैदावार है वो 5 से 5,500 मेगावाट सिर्फ अभी उसकी मजमूई तौर पर पैदावार उसकी की जा रही है, लेकिन जो डिमांड है वो 11 से 11,500 है, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल ज़्यादा होने की वजह से भी ये सूरत हाल है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में तकरीबन 2300 मेगावाट बिजली की जो खपत है वो की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो अभी तक बिजली लेस्को की जानब से जो फराहम की जा रही है वो बिजली यहाँ पर तकरीबन 1500 से 1600 मेगावाट बिजली मुहैया की जा रही है। और लेस्को काम का ये कहना है कि तकनीकी थोड़े प्रॉब्लम है, वो जैसे ही हल हो जाएंगे और ये जो बिजली का मसला है ये फौरी तौर पर हल हो जाएगा। ठीक है, ताहिर इमरान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तंजीम नकवी साहब, ये क्या मामला है? सर्दियों में 16-16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, मामला कभी धुंध पर डाला जा रहा है, कभी ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो गई है, जबकि लेस्को हुकाम कह रहे हैं जी लोड शेडिंग ही नहीं हो रही। देखिए, बात यह है, इसके दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो प्रॉब्लम यह है कि ट्रांसमिशन लाइन ग्रिड स्टेशन ओवरलोडेड है, लिहाजा वहाँ से बिजली जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को इनको नहीं जा सकती। दूसरे नंबर पर यह है कि हम सस्ती बिजली नहीं पैदा कर रहे, हाइडल सोर्स से नहीं हमने बिजली पैदा की, 3-4 डैमों के बाद कुछ नहीं बनाया, कोयले से नहीं हमने सस्ती बिजली पैदा की। रिजल्ट ये है कि जो हम 1500 रुपये ऑयल फर्नेस ऑयल से बिजली बना रहे हैं, उसकी वजह से सर्कुलर डेट बहुत बढ़ गया, उसकी पेमेंट करने के बाद उनको मुश्किल होती है, तो वो फिर बिजली उनको पावर देते नहीं। तो ये असल इसका हल ये है कि अपनी शॉर्टेज, अपने जो पावर हाउसेस है वो उनके बंद है, वहाँ से बिजली मुहैया नहीं कर रहे, सस्ती बिजली हाइडल सोर्स से पैदा नहीं कर रहे,
जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं। तो तंजीम नकवी साहब, ये तो वो मसाइल हैं जिनके बारे में आपने बताया कि उनसे हम बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जो एक्सक्यूज दिया गया कि धुंध बहुत ज़्यादा है और फॉग की वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन है वो डिस्टर्ब हुई हैं और वहाँ पर उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ये क्या फैक्टर होता है, और फिर इससे निपटने के लिए जो डिस्क लगाई गई थी वो क्या कारआमद नहीं है, क्या मामला है? देखिए, धुंध की वजह से तो ट्रिपिंग होती है, लेकिन ट्रिपिंग के बाद फिर दोबारा उसको चालू कर देते हैं अगर ट्रांसमिशन लाइन वगैरह ठीक हो। लेकिन सवाल ये है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन भी ओवरलोडेड है, ग्रिड स्टेशन भी ओवरलोडेड है, जहाँ पे इन्होंने रेनोवेट नहीं किया, अगमेंट नहीं किए ग्रिड स्टेशन, तो फिर वो उतनी बिजली का अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसमें बिजली पास की जाए। तंजीम नकवी साहब, फॉग से निपटने का क्या तरीका कार है? क्योंकि अगर ये 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब फॉग की वजह से हो रहा है, अब फॉग कितने दिन रहती है क्योंकि मौसम तो ठंडा ही है, तो फिर मुतबादल क्या है इसका और उसको कैसे निपट सकते हैं फिर? एक सवाल ये है कि हाइडल सोर्स से, कालाबाग डैम से और दूसरे हाइडल सोर्स से फौरन बिजली पैदा करी जाए ताकि बिजली पैदा हो और हमारी पावर जनरेशन भी बढ़ जाए, 5-6 हज़ार मेगावाट वहाँ से मिलेगी। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे अपने बिजली घर है, जो शादरा पावर हाउस है लाहौर में, और जो कासमाबाद में, रावलपिंडी में है, जो फैसलाबाद में है, जो मुल्तान में, पीरागांव में, गुद्दू में, वो पावर हाउसेज या तो बंद हो गए या थोड़े बहुत चल रहे हैं। अगर उनमें उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए सही सिस्टम में, तो 40% के करीब अगर हम बिजली वहां से ले तो हमें हाइडल ये IPP से बिजली महंगी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सर्कुलर डेट भी नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी, लेकिन हमने इस चीज पे तवज्जो दी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तंजीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद है और उनका यही कहना था कि जितनी भी पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बनाई जा सके और जो लोड शेडिंग के दौरान या बढ़ता जा रहा है उस पर काबू पाया जा सके। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद इशूज़ पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करेंगे कराची में मिशन क्लीनअप के बाद मलबा उठाने का मिशन फंड्स की अदम अदायगी के सबब ताखीर का शिकार हो गया और महकमा बलदियात की जानिब से करोड़ों के फंड तलब कर लिए गए। फंड्स अदम अदायगी के सबब शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मलबे का अंबार लग गया है। गवर्नर सिंध की जानिब से तजावुजात का मलबा उठाने के लिए जल्द इकदाम करने की यकीन दहानी भी करवा दी गई। उन्होंने कहा कि मलबा उठाने के लिए इकदाम कर रहे हैं और जल्द अज जल्द कराची की सड़कों से कचरे का सफाया कर दिया जाएगा। तो कराची में मिशन क्लीनअप के बाद मलबा उठाने के लिए मिशन फंड्स है और जिसके लिए अदम अदायगी के बायस जो मिशन क्लीनअप है वो डिस्टर्ब हो रहा है और ताख़ीर का शिकार हो गया है। महकमा बलदियात ये कह रहे हैं कि करोड़ों के फंड्स मांगे गए हैं लेकिन वो फंड्स अदम अदायगी के सबब हम शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मलबा नहीं उठा सकते। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। तो बिलाल खान बताएगा, तजावुजात गिरा दी गई लेकिन मलबा वहीं पर मौजूद है, शहरी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा शिकायत कर रहे थे, क्या अपडेट्स हैं आपके पास बिलाल? जी बिल्कुल, देखिए कराची भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू है और इसके अलावा जो है कई ऐसे इलाके हैं कराची में जहाँ पर अभी भी जो है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि गुज़श्ता 3 से 4 रोज कबल जो है वो कुरंगी के 5:30 के करीब जो है वो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया था। अब तकरीबन जो है 300 से ज्यादा दुकानें यहाँ पर जो है मस्मार कर दी गई हैं, लेकिन मलबा जो है वो वहीं जो है वो पड़ा हुआ है। हमारी बल्दियात के नुमाइंदों से ये बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये जो मलबा है ये उठाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मलबे की वजह से कराची के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जो कि जाम नजर आती है, ट्रैफिक बदतरीन जाम होता है जिसकी वजह से जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब जो है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी ये कहते हैं कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनसे हम राब्ता कर रहे हैं और ये तमाम जो फंड्स के मामलात हैं इनको भी तय कर ये जो ऑपरेशन है तजावुजात का इसके खिलाफ जो है वो आगे भी बढ़ाएंगे और इसके अलावा फंड्स जो इन्हें मुहैया की जाएंगी वो भी जल्द जो है इन्हें मुहैया कर दिया जाएगा। जी, ये कितने रुपए के फंड्स हैं जो कि बल्दियात की जानिब से मांगे गए हैं और उनको दरकार हैं बिलाल? देखिए, ये जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बड़ा
जो है एरिया है जहां पर ऑपरेशन किया जा रहा है। तो जो फंड जो है अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितने जो है दरकार है, लेकिन जिस जगह पे ये ऑपरेशन किया जा रहा है कराची के इलाके में, ये कई हजार दुकानें और इसके अलावा दुकानें हैं जहां पर ये ऑपरेशन किया जाना है और इसके लिए जो करोड़ों रुपए फंड जो है वो दरकार होंगे, जिसकी वजह से जो है ये ऑपरेशन आगे बढ़ सकेगा। अगर ये फंड ना दिए गए तो ये जो ऑपरेशन का जो शुरू किया गया है, ये ऑपरेशन जो है एक बार फिर तातुल का शिकार हो जाएगा और कराची में एक भरमार है तजावुजात की जो कि नालों पे बनी हुई है। तो बिलाल खान, क्या बताया गया है कि महकमा बलदियात को जब इतना बड़ा ऑपरेशन शहर के अंदर हो रहा है तो उनको अकोमोडेट क्यों नहीं किया जा रहा और ये फंड्स क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए हमारी जो बल्दियात है, मेयर कराची है, उनसे भी इस हवाले से बात हुई थी कि ये फंड जो है क्यों नहीं दिए जा रहे। तो ये कहना था कि हमने जो है समरी आगे भेज दी इस हवाले से और इसके अलावा जो है हमारी बात अभी चल रही है। बिलाल जरा हमारे साथ ही रहेगा। डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरशद वोहरा साहब, सवाल फिर यही है, हमेशा यही होता है कि महकमा बलदियात कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, काम कैसे मुकम्मल हो? फंड्स का इजरा क्यों नहीं हो रहा है जब इतना बड़ा ऑपरेशन कराची के अंदर जारी है? कैसे काम मुकम्मल हो? बात यह है कि तोड़ना तो बहुत आसान होता है जी, उसको उठाना जो है ना वो काम होता है जरा मुश्किल। यकीनन। और ये पहले से प्लान करना चाहिए था। ये तोड़ दिया, पता था कि लोग शोर करेंगे, तो उठाने का जब बारी आएगी तो उसके लिए फिर पैसों की डिमांड की जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे फिर वही सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे दे तो ये उठाएं। अब ये सारा कंफ्यूजन वाला मामला है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑन बोर्ड होनी चाहिए थी, या तो जिस वक्त ये ऑपरेशन किया गया। अब ऑपरेशन करने से पहले उस वक्त सोचना चाहिए था कि ये मलबा उठाना भी, और मलबा जो है वाकई इस वक्त अजाब बन गया वहाँ पे। लेकिन अरशद वोहरा साहब, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, सिंध हुकूमत भी ये बात जानती है और शहर की बेहतरी के लिए हो रहा है, तो क्या वजह है कि सिंध हुकूमत मुआवनत नहीं करती और हमेशा ये शिकवा रहा है बलदियात को? तो देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के जज का अगर ऑर्डर है कि अभी पेमेंट कर देनी चाहिए उठाने के लिए, मेरा ख्याल 20 करोड़ की डिमांड की गई है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? ये सब पैसों का ही खेल है। हर एक को जो है मतलब पैसा चाहिए। पैसे तो चाहिए, लेकिन अगर शहर में काम होगा अरशद वोहरा साहब तो पैसों की मदद से ही होगा। और हुकूमतों का काम ही क्या है और महकमों का काम ही क्या है? तो ये जो सारे फंड्स हैं वो फिर कहाँ जा रहे हैं कि अगर शहर की बेहतरी के लिए इसमें नहीं इस्तेमाल हो सकते? वोहरा साहब, बस तो ये तो अरबों रुपए की बात है ना। ये तो अब आप कहाँ 15-20 करोड़ के चक्कर में पड़ गए हैं। ये तो देखे ना कि जब जिस तरह तोड़ा था, जिन मशीनों से तोड़ा था उन्हीं मशीनों से उठाया भी जाना है। वो मशीनें अवेलेबल भी हैं। अगर नियत होती उठाने की उठा लिया जाता। लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें जो हैं इनमें नियतों का भी दखल है। नियतों के साथ फिर पैसा खुद ब खुद आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। बहरहाल इस पे बहुत लंबी बात हो जाएगी अगर डिटेल में आप कह दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरशद वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद है। और महकमा बलदियात अब यही कह रही है कि सिंध हुकूमत की जानिब से कि उन्हें फंड्स दिए जाएं ताकि वो जो ऑपरेशन क्लीन अप है उसके बाद जो मलबा उठाने का काम है उसे जारी रखा जा सके। बिलाल खान हमारे साथ मौजूद थे, अरशद वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। नैब लाहौर ने चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन की इंक्वायरीज को बंद करने की सिफारिश कर दी है और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मंजूरी के बाद तहकीकात बंद करने का रेफरेंस एहतसाब अदालत में फाइल कर दिया गया है। तफसील जानेंगे लाहौर से शाकिर महमूद अमान की रिपोर्ट में। नैब ने LDA-सिटी केस में चौधरी बरादरान को क्लीन चिट दे दी। नैब ने चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद रिजवान के खिलाफ सोर्स रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश की। नैब की जानिब से तहकीकात बंद करने के लिए रेफरेंस एहतसाब अदालत में फाइल कर दिया गया। डिप्टी चेयरमैन मेजर जनरल उस्मान ने जून 2000 में चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। कई साल इंक्वायरी इल्तवा का शिकार होने के बाद 2017 में दोबारा इंक्वायरी का आगाज किया गया। एहतसाब अदालत में दायर रेफरेंस में नैब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ 2016 में शिकायत मसूल हुई, जिसमें LDA-सिटी में 28 प्लाट्स की गैर कानूनी फरोख्त से मुतालिक निशानदेही की गई। चौधरी बरादरान के मुलाजिम मिर्जा असलम बेग ने 21 कनाल 10 मरले की जमीन खरीदी और 28 प्लाट्स बनाकर फरोख्त किए, जिस पर एड्रेस चौधरी बरादरान के घर का दर्ज किया गया था। नैब रेफरेंस में कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ कोई भी दस्तावेजी या जुबानी शवाहिद नहीं
नहीं मिले। चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी ताहाल जारी है। नैब लाहौर में चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे चौधरी मोनस इलाही के खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। कैमरामैन अब्बास जैदी के हमरा शाकिर महमूद, आवान, पब्लिक न्यूज लाहौर। तो रिपोर्ट ने हमने देखी कि चौधरी बरादरान के खिलाफ जो इंक्वायरीज हैं उसे बंद करने का हुक्म दे दिया है। तो एक जानिब हर तरफ शफाफ और गैर जानिबदाराना एहतसाब का शोर है। हुकूमत वक्त भी एहतसाब के मामले पर डील करने या ढील देने को तैयार नहीं है। रोज़ NRO ना देने के बयान जारी किए जाते हैं। तो दूसरी जानिब चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद कर दी जाती है। बड़ा तजाद पाया जाता है। अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि एहतसाब तो हो रहा है मगर सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है, हुकूमती अराकीन इससे मुबर्रा हैं। LDA सिटी केस में चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब इंक्वायरी खत्म करने का फैसला अपोजिशन के मौक़िफ़ को तक़वियत दे सकता है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत के अहम इत्तेहादी जमात हैं ये चौधरी बरादरान, और परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं। इसके अलावा उनके बेटे मोनिस इलाही रुकने कौमी असम्बली हैं। मोनिस इलाही पर भी नैब केस बना हुआ है, मगर ये केस या तो आगे नहीं बढ़ रहा या फिर च्यूटी की रफ्तार अपनाए हुए है। इसके अलावा चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक हुसैन की अगर बात की जाए तो वो भी अभी हालिया तौर पर हुकूमत में MNA हैं, जबकि चौधरी वजाद हुसैन के बेटे चौधरी हुसैन इलाही भी रुकने कौमी असम्बली हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पाबंदे सलासिल हैं। ख्वाजा बरादरान नैब की तहवील में हैं। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जमानत पर हैं। हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ नैब इंक्वायरीज जारी हैं। और तो और आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह समेत 172 अफराद के नाम ECL पर डाल दिए गए हैं, जबकि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर भी उबूरी जमानत पर हैं। ऐसे में चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दिए जाने से ये तासुर जाता है कि चूंकि तकरीबन तमाम चौधरी खानदान ही हुकूमत में मौजूद है, इसीलिए चौधरी बरादरान से ये जो चौधरी बरादरान है इस इंक्वायरी से बच निकले हैं। तो जो अपोजिशन शोर मचा रही है कि जो एहतसाब है वो सबके लिए यकतरफा नहीं है, इसका तासुर क्या इसके बाद जाता है या नहीं जाता, हम इस पर बात करेंगे। ब्यूरो इंचार्ज लाहौर नासिर नकवी साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नासिर नकवी साहब, तो जो अपोजिशन बात करती है कि एहतसाब सबके लिए एक जैसा नहीं हो रहा, इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, यकतरफा एहतसाब हो रहा है, तो ये इंक्वायरीज बंद होने के बाद क्या ये तासुर नहीं जाता? रमशा, ये एक मामूली सा तासुर है कि जैसे चौधरी बरादरान जो हैं बच निकले हैं, लेकिन ऐसा चांस नहीं है। जिस केस में ये आज इनको इंक्वायरी बंद हुई है, ये 2000 का केस था और एक गुमनाम शख्स की तरफ से दरखास्त दी गई थी और मेजर जनरल रिटायर्ड उस्मान जो डिप्टी चेयरमैन नैब थे उस वक्त, उन्होंने इसकी तहकीकात की मंजूरी दी थी। 3-4 तफ्तीशी अफसर भी तब्दील हुए इस दौरान और 2017 में दोबारा इंक्वायरी इसकी शुरू हुई और ये जो है अब इस नहज पे आ गई कि चूंकि मंजूर इलाही साहब के हवाले से था ये प्लाट केस जो था LDA के, वो परवेज इलाही के वालिद मोहतरम के नाम पे थे और इनके आबाई घर पुराने यानी 74-75 जो रावी रोड का एड्रेस था उस पे इसका एड्रेस था और उनके जो कार खास थे फ्रंटमैन वो मिर्जा असलम बेग साहब थे जो उनका काम करते थे। क्योंकि मंजूर इलाही साहब में इंतकाल फरमा गए और मिर्जा असलम बेग भी जो है वो सामने से गायब हो गया असल स्क्रीन से, लिहाजा इस वक्त जो है वो शाहिद ना मिलने की बिना पर इनको इस जो है इंक्वायरी से निकाला गया है। लेकिन नासिर नकवी साहब, सवाल तो ये भी है कि 28 प्लॉट एक मुलाजिम के नाम पर निकले हैं, तो यहाँ पर सवाल तो बनते हैं। और फिर जो इंक्वायरीज का मामला है, हमेशा यही बात होती है जब भी हम माहिर कानून से बात करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ज़मीनों का जितने भी रिकॉर्ड होता है वो कितना ही पुराना हो जाए मौजूद होता है, तो इसका मतलब है गफलत बढ़ती गई, निकाल कर नहीं लाया गया, सामने नहीं लाया गया चीज़ों को। चौधरी बरादरान जो है सियासी बसीरत रखते हैं और बड़ी मतलब मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अहम ओहदों पर रहे हैं। इनके FIA में भी इनके हाथ बहुत लंबे हैं, इसलिए कि जो चौधरी शुजात हुसैन हैं वो 2 दफ़ा वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, वज़ीर परवेज़ इलाही साहब नायब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, सियासी तौर पर उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी समझौता किया था। तो ये वही वजूहात हैं। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये था कि ये केस इतना अहम नहीं है जितना अहम केस जो है वो मोनिस इलाही का ऑफशोर कंपनियों का है और दूसरी जानिब जो है असासों का है कि इन्होंने अपने हैसियत से ज़्यादा असासे बनाए हैं
वो अभी मौजूद है और ये जो है कोशिश कर रहे हैं कि इनकी भी जान छूट जाए, लेकिन तो फिलहाल नासिर नकवी साहब मामला क्या है कि हमजा शहबाज को तो बुला लिया जाता है आमदन से ज्यादा सासों पर भी और उनसे पूछगछ होती है, लेकिन मोनिस इलाही साहब पर तो हम वो शिद्दत और वो तेजी नहीं देख रहे जो कि हमजा शहबाज और दीगर लोगों के लिए देख रहे। लगता है रमशा कि ये जो है ना कोई नैब की पॉलिसी है कि रफ्ता रफ्ता ये काम सारे किए जा रहे हैं। आपने देखा कि हमजा शहबाज बुलाए गए, मरियम, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन लोगों को सजाएं हुई, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की बारी आई है। इसी तरह ये बारी बारी लोग आएंगे। अभी चौधरी बरादरान को क्लीन चिट नहीं मिली है। तो यानी नासिर नकवी साहब बात तो फिर वही हुई ना कि पहले जनाब शरीफ खानदान के पीछे पड़ गए, उसके बाद पीपल्स पार्टी की बारी और इनकी बारी फिर लास्ट में आएगी। तो जो ऑपोजिशन कह रही है कि ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रहे, तो फिर वो बात सही कर रहे हैं, वो बजा हो जाती है ऐसी बातों से। फिर अपोजिशन की मर्जी अपोजिशन कह सकती है, इसलिए कि अभी इस वक्त बुरा वक्त अपोजिशन पे आया। उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि चौधरी बरादरान जो है मुस्तकबिल में फंस जाएंगे साजात के केस में या तो जो करंट सिचुएशन है नासिर नकवी साहब वो तो उसी पर कमेंट कर रहे हैं ना, और ऑपोजिशन किस चीज का नाम है? ये अभी फिलहाल उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब के पास इन चौधरी बरादरान ने मुलाकात की है और इन्होंने कोशिश की कि काफ लीग के मुख्तलिफ लोगों को मजीद मिनिस्ट्रियाँ मिल जाएं, और इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया इस बेस पर कि जब तक मोनिस इलाही जो है ऑफशोर कंपनियों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक इनके मुकदमात और रेफरेंसेस जो हैं उनमें इनको क्लीन चिट नहीं मिलेगी, इनको किसी किस्म की जो है वजारत नहीं दी जाएगी। वो चौधरी सालिक पे फिर भी उन्होंने कहा था कि ये अभी क्लीन है, ये फर्स्ट टाइम आए हैं सियासत में, तो इनके साथ तो रियायत बरती जा सकी। लेकिन चौधरी बरादरान चाहते थे कि मोनिस इलाही को क्लीन चिट मिले और मोनिस इलाही आए। अभी फिलहाल ये ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि इस खानदान के लोग हर दौर में जो हैं वो सियासत में रहे हैं और उन्होंने अपने एहसासों से ज्यादा एहसासे भी बनाए हैं और मुख्तलिफ इम्कानात मौजूद हैं कि अभी मजीद भी केस इनके सामने जो है वो मंजर आम पर आएंगे। लेकिन अपोजिशन का अपना एक रवैया होता है। अपोजिशन तो फिलहाल ये कह रही है इसलिए कि ये इत्तेहादी हैं और अपोजिशन को ये पता है कि अगर ये इत्तेहादी ना रहे इमरान खान के साथ तो पंजाब की हुकूमत जो है वो इनके हाथ से निकल सकती है, इसलिए अपोजिशन दबाव बढ़ाने के लिए ये सारी बातें कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो है चौधरी बरादरान भी भागदौड़ में लगे हैं, जिस एहतसाब के शिकंजे में वो फंसने वाले हैं या फंस चुके हैं, जिनका वो खुद अंदाजा लगा रहे हैं, उससे अभी वो बाहर निकलते नहीं लग रहे, क्योंकि ये दास्तान लेकिन नासिर नकवी साहब ये जो इम्पैक्ट जा रहा है ना सिर्फ हुकूमत का कि ऑपोजिशन को जो है वो सिर्फ करप्शन के लिए जितना भी उनकी ड्राइव है हुकूमत की वो ऑपोजिशन के लिए है, दोनों जमातों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, और फिर नैब के लिए भी ये बातें हो रही हैं। तो नैब इसे क्लैरिफाई करने के लिए जो मोनिस इलाही की हम बात कर रहे हैं उनके खिलाफ जो इंक्वायरी होनी है तो उसको भी जरा स्पीड अप कर दे। वो क्यों चूटी की रफ्तार से वहां पर इंक्वायरीज हो रही है, तो फिर न्यूट्रलाइज कर दे नैब भी, अपने ऊपर से ये इंप्रेशन हटाए। आप तो ये काम नहीं करा सकते कि नैब हमारे कहने पे कर दे, लेकिन नैब का अपना एक तरीक़ेकार है, उनकी चेयरमैन मंजूरी देता है। जिस तरह उसने मंजूरी आज दी है कि इस केस को बंद कर दे, चेयरमैन मंजूरी देगा कि इन केसों को शुरू कर दें। 50 साल पहले के मुकदमात हैं नए में जो दोबारा खोले गए हैं, बात तो वही है 32 साल पहले के मुकदमात पर भी नवाज शरीफ साहब से तो इंक्वायरियां हो रही हैं, वो उनको भुगत रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अपोजिशन खासा शोर मचाती हुई दिखाई देती है और फिर खुद इन सारी बातों को उस पर बजा करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और तुर्क सदर की 1-on-1 मुलाकात की, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तानी जबकि सदर उर्दुगान तुर्क वफ़द की क़यादत उन्होंने की है, जबकि पाकिस्तान और तुर्की में माशी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे टिका खानसानी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इस मुलाकात का हवाला आपको बताएं कि जब इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ उनका काफ़ी ज़्यादा वार्म वेलकम किया और वज़ीर आज़म और तुर्क सदर की सदारती महल में मुलाकात हुई। बाहिमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया गया। इमरान खान साहब का आज ये कहना था कि तुर्की हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी रहा है और अफ़गानिस्तान में अमन की काविशों की भी तुर्क सदर ने तारीफ की। इसी पर बात करते हैं, टिका खानसानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खानसानी, मुलाकात का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, तुर्क सदर तैयब अर्दगान और वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान की 1-on-1 मुलाकात हुई है। तुर्की के सदारती महल में वज़ीर आज़म पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उसके बाद तैयब अर्दगान ने वहाँ वज़ीर आज़म को रिसीव किया और उसके बाद 1-to-1 मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती के अमूर और तजारती अमूर पर बातचीत हुई।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की क़यादत की तारीफ की कि जिसमें तुर्की जो है वो आलमी सतह पर एक बड़ी मुआशी कुव्वत बनकर उभरा है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने खास तौर पे पाकिस्तान के आलमी सतह पर जो मौक़िफ़ होता है हमेशा उसकी हमायत करने पर भी तुर्की का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अफगानिस्तान की क़याम अमन के हवाले से भी तुर्की की खिदमत को हम कदर की निगाह से देखते हैं। उसके बाद वन ऑन वन मुलाकात के बाद बाकायदा वफूद की सतह पर मुलाकात इस वक्त जारी है सदारती महल में, जिसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जो वफूद की सतह पर मुलाकात है उसमें पाकिस्तान के वफ्द में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, इसके अलावा वज़ीर प्लानिंग खसरू बख्तियार और साथ ही अब्दुल दाऊद समेत जुल्फिकार बुखारी जो कि ओवरसीज के मशीर हैं वो मौजूद हैं। इसमें मुआशी, तजारती, इसके साथ साथ पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और तमीरात के शोबे में, ज़राअत के शोबे में, सेहत के शोबे में ताउन मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इस मुलाकात में गौर किया गया है। आपने टिका खानसानी हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पब्लिक न्यूज़ रूम में हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ। स्टे विद अस। पब्लिक न्यूज़ रूम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, जिस पर अभी तक तनकीद जारी है और शेख रशीद साहब खासी तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत से उन्हें इस पर शदीद इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन एक चोर को बनाया गया। चेयरमैन PAC के मामले पर अदालत से रुजू करेंगे और दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया है। शेख रशीद ये कहते हैं कि जब इसाक डार साबिक वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठकर फरार हो सकते हैं तो आसिफ अली जरदारी से भी क्या बईद के वो भी निकल जाएं। तो आज शेख रशीद खासे बरहम दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि उन्हें यह फैसला नामंजूर है और इस पर वो अदालत से रुजू करेंगे। मेरा बड़ा शदीद इख्तलाफ है जी। मुझे हुकूमत का ये फैसला कबूल नहीं है कि चोर जो है वो वज़ीरों को और फेडरल सेक्रेटरियों को बुलाए। मैं इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ। उल्टे बांस बरेली को हो रहे हैं, पैसा भी नैब का लग रहा है, शहनशाहियत भी कर रहे हैं। मैं केस लड़ने जा रहा हूँ जी। मैं इसको गैर आइनी और गैर कानूनी पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन समझता हूँ और ये बहुत बड़ी जमहूरियत की मैं समझता हूँ तौहीन है कि चोर उनका एहतसाब करने जा रहे हैं। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया गया है। जिस मुल्क में इसाक डार जैसा आदमी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में बैठ के फरार हो तो आसिफ जरदारी के तो अपने के ही जहाज़ हैं जी, उसको तो प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं। इधर सीधा सीधा निकल जाएगा कुंदियाँ के रेलवे ट्रैक के ऊपर से जहाज़ लेके। तो शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक चोर को बना दिया गया और इस मामले पर वो अदालत से रुजू भी करेंगे। हुकूमत का यह फैसला उन्हें नामंजूर है। इससे पहले भी वो बारहा इस हवाले से तनकीद कर चुके हैं कि फैसला क्यों किया गया और शेख रशीद ने यह भी कहा कि हुकूमत का यह फैसला किसी सूरत कबूल नहीं है कि एक चोर वज़रा और सेक्रेटरीज को बुलाए। चोर डाकू खुद किसी का एहतसाब नहीं कर सकता, तो इसी के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, वहाँ पर रुजू करूँगा कि दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया है। एक चोर दूसरे सेक्रेटरीज और वज़रा को बुलाकर उनका एहतसाब खुद कैसे कर सकता है। और उनका ये भी कहना था कि इमरान खान साहब को वोट मिला, उसकी वजह यही थी कि वो करप्ट लोगों को शिकंजे में लाएंगे और हमारी ज़रूरत करप्ट लोगों के साथ मिलकर चलने की है, तो ये अच्छा मूव नहीं है। इस पर हमें तनकीद का निशाना बनाया जा सकता है और मैं इसी हवाले से जो चेयरमैन पैक का मामला है उस पर अदालत से रुजू भी करूँगा। 3 माह से तक अगर आपको बताएं कि अपोजिशन और हुकूमत में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम पर डेडलॉक रहा था। बारहा यही कहा जा रहा था अपोजिशन की जानिब से कि शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैन पैक बनाया जाए और हुकूमत इस हवाले से इस इक़दाम को मुस्तरद कर रही थी, लेकिन उसके बाद ये आखिर में फैसला कर लिया गया कि शहबाज शरीफ साहब ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे। उसके बाद से शेख रशीद साहब मुस्तकिल इस पर तनकीद कर रहे हैं और अब बहरहाल उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस हवाले से अदालत में रुजू करेंगे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस होंगी, दीगर इशूज़ होंगे, उन पर तबसरे और तज्जिए होंगे। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस।